आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स का पीवाई की डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करा ही रहा हूं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट्स यानी कि उनकी पावर्स का आपको सम बताना है, जोड़ना है उनकी पावर्स को, बस सिंपल सी बात है। देखो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 196 और यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 9 18 एंड 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 49 बार जा रहा है। अब 7 से होगा, यहाँ पे 2 से 3 से 5 तो होना नहीं है 49 में। 7 से 7 बार जाएगा और फिर से 7 से 1 बार जाएगा मात्र। इसको लाइन खींच के साइड में कर दो अलग। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यही तो मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यही है। अच्छा, तो जो हमसे पूछा है, जो रिक्वायर्ड सम है, जो हमसे पूछा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक तो 2 है और दूसरा भी 2 है। 2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं सभी PYQs हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो और जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, उन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। पहले ये बताओ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10। क्या वो कंपोजिट है, बिल्कुल है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। ये तो पता ही है आपको। अच्छा, इनका एलसीएम बताना है आपको। तो 4 क्या होता है, 4 होता है आपका 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। और 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हम निकालते कैसे, हाईएस्ट पावर्स, फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उनका प्रोडक्ट होता है एलसीएम। देखो एक तो फैक्टर है यहाँ पे 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 इंटू 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 5 है ना। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 आपका एलसीएम आ गया। सिंपल, आगे बढ़ जाएंगे हम, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 6 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेसेस। तो 6 अपॉन 1250 की जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो कितने डिजिट्स, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका तो वैसे डिवाइड करके देख लो। दूसरा तरीका जो हमारे एनसीईआरटी में है वो क्या है, कि जो नंबर हमें दिया हुआ है वो है 6 अपॉन 1250। आपको इसी मेथड से करना है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जो डिनोमिनेटर है ना हमारा, इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ना है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो ना, कर तो रहा हूँ। 1250 है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 625 बार। फिर मैं इसको 5 से करूंगा तो 125 बार जा रहा है। फिर से 5 से करूंगा तो 25 बार जा रहा है। फिर से 5 से करूंगा तो 5 बार जा रहा है। अब फिर से 5 से करूंगा तो 1 बार जाएगा। क्लियर है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4, ठीक है, इतना लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने अपने जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, ठीक है। तो 2 इंटू 5 की पावर 4 हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 और 5 की पावर्स मुझे सेम करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स मुझे सेम करना है। तो पहले से 1 है यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ में मैं 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी। क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। इतना क्लियर है। अच्छा, 2 दूनी 4 दूनी 8 छिके 48, तो 48 हो गया ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो गया 10 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगी। लेकिन मैं कैसे करता, अगर मैं आपकी जगह 10th में होता तो मैं एग्जाम में कैसे करता, मैं इसको थोड़ा सा और आगे करता। 48 अपॉन 10,000 हो जाएगा ये, है ना। 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो आएंगे एक के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.0048। और ऐसे ही करना भाई, तुम भी ऐसे ही करना। यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, है ना।
तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 2.35 के ऊपर बार इज रेशनल और इरेशनल, ये बताना, ये जो नंबर दिया हुआ है ये रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं मैं, अगर मतलब सिंप्लीफाइड क्या, ये समझ लो डेसिमल फॉर्म में अगर ढंग से लिखता हूं इसे। बार का मतलब है कि ये चीज रिपीट होगी, रिपीट करने का मतलब है इनफाइनाइटली रिपीट होगी। तो 2.35 35 35 35 35 ये रिपीट होता रहेगा। अगर यहाँ पे केवल 5 के ऊपर बार होता, 3 के ऊपर बार ना होता, अगर 2.35 में 35 के ऊपर बार ना हो, केवल 5 के ऊपर बार होता, तो मैं लिखता 2.35555555, है ना। अब क्या, क्योंकि यहाँ पे पूरे में बार है तो 2.35353535, ये तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, है ना। और 9th क्लास जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रही है, इनफाइनाइटली जाती ही जा रही है, रिपीट हो रही है। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल होता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है बेशक, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो यहां पे ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन देखो। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल और ऑलवेज इरेशनल, यानी कि बताना है आपको, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई मैंने किया एक इरेशनल नंबर से, मान लो रूट टू से कर दिया, तो ये जो नंबर आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो 5√2 बताओ अब क्या है, इरेशनल ही है। तो जब भी हम नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर से करते हैं तो आंसर ऑलवेज इरेशनल ही आता है। ठीक है, अब बताना है 2√3 रेशनल है इरेशनल है, यही कंसेप्ट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन का, कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। 2√3 क्या है, इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे 5√2 इरेशनल था उसी तरह से 2√3 भी इरेशनल होगा। आगे बढ़ेंगे। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, और a इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 y की पावर 2 है, और b इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर 3 है। जहां पे x और y प्राइम नंबर्स हैं, आपको बताना है HCF ऑफ a एंड b। a और b का HCF बताना है, बहुत ही सिंपल है। a क्या है हमारा, a है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b है आपका एक्स वाई क्यूब। अब आपको इतना तो पता ही होगा, 2-3 दिन बाद एग्जाम है, कि जो HCF होता है, जो हमारा HCF होता है, वो कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखो, कॉमन फैक्टर x है, x की लीस्ट यानी कि सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है, यानी कि x की पावर 1 इंटू वाई की सबसे कम पावर कौन सी है, 2 है, तो यानी कि y की पावर 2। HCF आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर वो LCM पूछ लेता तो वहां पे हम जितने भी कॉमन नहीं, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, उनकी हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो, x की हाईएस्ट पावर 3 है और y की भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो x क्यूब वाई क्यूब आपका LCM हो जाता है। लेकिन पूछा केवल HCF ही है, यहाँ पे एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। ये भी PYQ था, सारे के सारे PYQs ही है। ठीक है, HCF दे रखा है 2 नंबर्स का और LCM निकालना है। सभी को रटा रटा है सवाल है ये, तो मतलब रटा रटा है कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है कि HCF इंटू LCM, HCF का मल्टीप्लाई जब हम LCM से करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो HCF कितना है हमारा, 6 है, और LCM हमसे पूछा है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54, है ना, यही है ना, यही तो है। अच्छा, आप इस तरह से डायरेक्ट मत करना, आप पहले क्वेश्चन में लिखना, गिवन टू नंबर्स आर 336 एंड 54 एंड HCF इज 6 एंड वी नो दैट, फिर यहां से शुरू कर देना, HCF इंटू LCM इज दिस। ठीक है, कर दोगे ना ऐसे, लैंग्वेज थोड़ी सी बनानी पड़ेगी ना आपको। तो LCM क्या हो जाएगा, 6 को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो 336 इंटू 54 अपॉन 6, 6 से इसको काट दो भाई, 6×5 30, 6×6 36, तो हो गया 56 गुणा 54, ये आपका LCM हो गया। इसको सॉल्व कर लेना भाई, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। आगे बढ़ेंगे। राइट वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करने वाला एक रेशनल एंड एक इरेशनल नंबर बताना है। तो देखो, 0.25 और 0.3 के बीच में रेशनल लिख लो पहले तो, कोई भी 0.26, 0.27, 0.265, कोई भी नंबर लिख लो जो कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहे हो तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो इतना क्या हमें बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, डायरेक्ट छोटा सा नंबर लिख देते हैं, 0.26 मैंने लिख दिया, एक रेशनल नंबर।
हो गया 0.26। आगे बढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर क्या लिखोगे, ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग लिख दो। क्या लिखूंगा 0.2700 2700 27000 27000 डॉट 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 भी लगा देना लास्ट में, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ये इर्रेशनल नंबर हो गया, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो देखो, प्राइम और कंपोजिट का बेसिक डिफरेंस समझो पहले तो। प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। लेकिन कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो वो नंबर खुद तो होता ही है, वन भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इस नंबर को देखिए, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यूनिट डिजिट 5 होने का मतलब क्या है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब इस नंबर का एक फैक्टर हमें मिल गया 5। ये सीधी सी बात है, जैसे 25 है, आपका एग्जांपल लेता हूं, इसका यूनिट डिजिट 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। 25 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? इसी तरह से ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि हमें एक फैक्टर इसका मिल गया है अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो ये कंपोजिट होगा। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, सिंस द नंबर हैज यूनिट डिजिट 5 द नंबर इज डिविजिबल 5 एंड हेंस द नंबर हैज 5 एज इट्स फैक्टर, and since we have found a factor 5 other than the number itself and 1, the number is composite। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन देखते हैं। a and b are two positive integers such that least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then calculate the least prime factor of a plus b। अच्छा, पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इससे पहले ये बताओ मुझे, कोई इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है, उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 24। 24 के फैक्टर्स बताओ आप मुझे, 24 के फैक्टर्स बताओ मुझे आप। 1 2 3, ठीक है, और आपका 4 और 6 और 8 और 12 और 24। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 है भाई, 1 मत बोलना, 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 जो है इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और कोई ले लो, 8 ले लो, 8 का 8 तो खैर 2 इंटू 2 इंटू 2 ही हो गया। आप ले लो 6 ले लो, 2 इंटू 3। जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका उनका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है, उनका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ये तो मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए। अगर मैं केवल प्राइम फैक्टराइजेशन भी करता हूं ना, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमेशा 2 आता है इवन नंबर्स का। इतना क्लियर है? इवन नंबर्स का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 आता है। अब मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन पहले दोबारा से पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिया दोबारा से? ठीक है। जो ए है उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, 2 नहीं है, मतलब ए आपका ऑड है, इवन नहीं है। बी का भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, 2 नहीं है, 5 है, मतलब ये भी ऑड है। सबसे छोटा 2 होगा तभी तो इवन है। अब क्योंकि ए और बी दोनों ऑड हैं और हमें ए प्लस बी का बताना है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। भाई किन्हीं दो ऑड नंबर्स को जोड़ के देख लो, इवन आएगा। करके देखो ना, एग्जांपल लो, खुद से करके देखो, दो ऑड नंबर्स को जोड़ो, इवन आएगा हमेशा। अब ए प्लस बी हमेशा इवन है, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? अभी तो बताया था भाई, किसी भी इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, तो इसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 3/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 3/8 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3/2 की पावर 3। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, तो नीचे 2 और 5 की पावर को सेम करना है। कैसे करूंगा? ऊपर नीचे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 125 या 375, 375 हो जाएगा आपका ऊपर, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि 375 अपॉन 1000 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0.375 आपका आंसर। खत्म। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में लाई करने वाले, बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, और 1 और 10 को भी आप लगा रहे हो उसी में, लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल एक लीस्ट नंबर बताना है आपको, मतलब इन सबसे डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर बताना है। कैसे निकालोगे? इन सभी का एलसीएम निकाल दो, इन सभी का एलसीएम निकाल दो।
1 को मैं लिख सकता हूँ 1, 2 को लिख सकता हूँ 2, 3 को लिख सकता हूँ 3, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 5 को लिख सकता हूँ 5, 6 को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 3, और 7 को क्या लिखूंगा मैं 7 ही लिखूंगा, 8 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 3, और मैं यहाँ पे 10 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 5। भैया ये क्यों लिख रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने इनका अभी। तो अब क्या करूंगा, मैं इनका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम में क्या है, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, सारी के सारी का, है ना। पहले तो 1 है, 1 का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है यहाँ पे, 2 3 बार आ रहा है, 2 की पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ रही है 2, तो 3 की पावर 2 इंटू, फिर 5 आ रहा है यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार, यानी कि हाईएस्ट 1 ही है। फिर उसके बाद 2 है, 3 है और 5 है, और फिर 7 भी आ रहा है यहाँ पे एक बार, 7। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, छिक्के 48 पंजे, ये और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, 48 इंटू 35 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना। आगे बढ़ेंगे। राइट वेदर द रेशनल नंबर 7/75 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/75 टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 7/75 है, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा तो 7/75 होता है 25 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7/5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब ये देखो, डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 की पावर्स हों तो वो टर्मिनेटिंग होता है। डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 की पावर्स हों तो वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स के 2 के 3 के 4 के एंड 5 के वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन नंबर्स के जो फैक्टर हैं, इन पांचों नंबर्स के जो फैक्टर हैं, उनमें से जो पांचों के कॉमन होंगे, पांचों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनमें से जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा होगा, वही एचसीएफ है। अब मुझे ये बताओ, इन पांचों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है जी, के पांचों में कॉमन है, पांचों का फैक्टर है के, है ना। मतलब पहले का देखो, जैसे के है तो हर एक नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। अब 2k का भी फैक्टर के होगा, के का भी फैक्टर के होगा, 3k का भी फैक्टर के होगा ही होगा, है ना। तो के फैक्टर है, सभी का कॉमन है। एक ही कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही होगा, तो इनका एचसीएफ के हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो देखो क्या होता है ना, 0 से एंड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई भी नंबर के अंदर अगर आपको ये चीज दिख रही है 2 की पावर m और n 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में नंबर आपको दिख रहा है, तो वो 0 से एंड करेगा, वरना नहीं करेगा अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो, ठीक है। तो 4 की पावर n की हम बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2n, एंड इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। तो ये जो है कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। सिंस द गिवन नंबर 4 की पावर n इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, हेंस इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। तो 1200 का मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे स्क्वायर रूट बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो रैशनल नंबर आए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, कैसे बनाऊंगा? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 1200 का, 1200 का। तो 2 से डिवाइड किया मैंने, 600 बार गया, ठीक है। बेसिक मेथड से 8th क्लास का भी बच्चा कर देगा ऐसे पूरे चैप्टर को, ठीक है। 2 से 300 बार, 2 से 150 बार, 2 से 75 बार, 3 से 25 बार, 5 से 5 बार, और फिर से 5 से 1 बार, ऐसे हुआ। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्रोडक्ट्स, जब मतलब जो हमारे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनके हम पेयर्स बनाते हैं 2-2 के। क्यूब रूट लेते हैं तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2-2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर ये बना 2 का, एक पेयर ये बना 2 का, एक पेयर ये बना 2 का, ये अकेला रह गया, ऐसा कोई भी पेयर नहीं बना, ठीक है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का भी पेयर बन जाएगा, क्योंकि एक 3 पहले से ही है, एक और 3 आ जाएगा तो 2 3 हो जाएंगे, एक पेयर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा काम। पहला तरीका तो ये है, और यही तरीका है। खैर इसको लिखेंगे कैसे हम?
हम लिखेंगे 1200 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 1 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो when 3 is multiplied then the number will be equal to 1200 into 3 is equal to 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मतलब ये जो है अब परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। आप चाहो तो इसका रूट भी निकाल कर दिखा देना, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना, ये आपका बहुत ही आसान सा, और मतलब ये तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि पता होता है पेपर में आएंगे ही आएंगे, या तो ये वाला क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे पेन से कॉपी पर, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ। क्यों भैया, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। मुझे देख के कुछ नहीं होने वाला, करोगे कैसे बताइए आपको, कंट्राडिक्शन के मेथड से। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज रेशनल। पहले से अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है, फिर उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद इधर इधर घुमाते हैं, स्क्वायर करते हैं, फैक्टर्स बताते हैं, फिर बाद में रॉन्ग प्रूव हो जाता है, फिर क्या लिख देते हैं लास्ट में, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज रेशनल, हेंस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। सीधी सी बात है यार, बहुत ही आसान सा सवाल है और आपको आता भी होगा पहले से, तो एक बार और उसे कर लेना, ठीक है। रूट 3 का कर लो, रूट 5 का कर लो, रूट 7 का कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 5 आपको पहले से इरेशनल दे रखा है, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वही लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 2 रूट 5 माइनस 3 इज रेशनल। इसको मैंने रेशनल मान लिया इसको, तो जब ये रेशनल मैंने इसको मान लिया तो मैं लिख सकता हूं 2 रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q जो है वो इंटीजर्स हैं एंड q 0 के बराबर नहीं है। ये तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर्स की, है ना। अब क्योंकि मैंने इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में मान लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, 3 को इधर ले जाऊंगा, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू प्लस 3, यानी कि 2 रूट 5 इज इक्वल टू p प्लस 3q अपॉन 3। अब 2 को भी इधर ले जाओ घुमा के भाई, कैसे करेंगे अब, रूट 5 इज इक्वल टू p प्लस 3q अपॉन 6। भाई 2 का मल्टीप्लाई हो गया ना यार 3 में, तो 6 हो गया। अब देखो, क्योंकि p और q को भी इंटीजर बनाना था मैंने, p और q भी इंटीजर है और 3 और 6 भी इंटीजर है, मैं लिखूंगा सिंस p q 3 and 6 are integers, therefore p plus 3q upon 6 is a rational number, but a rational number cannot be equal to an irrational number, that is root 5। रेशनल इधर है, इरेशनल उधर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर हो जाए। हेंस इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 2 रूट 5 सॉरी इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, हेंस वही चीज आ गई फिर से, 2 रूट 5 माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम तरीके से ये वाला प्रूव कर दोगे, सेम तरीके से ये वाला प्रूव कर दोगे, इसमें 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, इसमें रूट 6 पहले से इरेशनल दिया हुआ है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू बी मार्च्ड बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 48 मेंबर्स इन एन परेड, the two groups are to be marched in the same number of columns, what is the maximum number of columns in which they can march। तो एक आर्मी बैंड है 48 मेंबर्स का और एक आर्मी कंटिंजेंट है 612 मेंबर्स का, उनको मार्च करना है एक परेड में और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको मार्च करना है। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। जब भी मैक्सिमम पूछा हो तो एचसीएफ निकालोगे, जब भी मिनिमम पूछा हो तो एलसीएम। देखो लार्जेस्ट पूछा हो, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, तो आप एचसीएफ ही निकालोगे हमेशा, और लोएस्ट, मिनिमम, लीस्ट, तो आप एलसीएम निकालोगे हमेशा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो भाई जब भी मैक्सिमम पूछा हो तो एचसीएफ, इस चीज को याद रखना हमेशा याद दिमाग में। तो भाई निकाल दो एचसीएफ, निकाल दो एचसीएफ। कैसे निकालोगे, किसका निकालेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स इज द HCF of 612 and 48। निकालो
पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर उनका HCF। तो पहले यहाँ पे 612 कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 612 यहाँ लिखेंगे। ये शायद NCERT का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लगता है। 2 से डिवाइड करूंगा 306 आएगा, 2 से करूंगा 153 आएगा, फिर यहाँ पे 3 से करूंगा 51 आएगा, 3 से करूंगा 17 आएगा। अब मैं यहाँ पे 17 से ही कर दूंगा, 1 आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया इसका, है ना। और 48 का क्या करूंगा मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो 2 की पावर 4 गुणा 3। आप रफ वर्क में करके देख सकते हो इसको, है ना, या फिर लाइन खींच के अपनी ही कॉपी में ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले पेज पर करना है ये वाला काम, है ना। ये वाला काम जो है ना, आप अपने जिस कॉपी पे जिस पेज पे काम कर रहे हो ना पेपर में, वहीं पे साइड में लाइन खींच के भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। लोएस्ट मतलब जो पावर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं उनका मल्टीपल। तो कॉमन क्या चीज है यहाँ पे, 2 की पावर 2 है, लोएस्ट पावर वाले लेते हैं हमेशा, है ना, तभी तो कॉमन होगा वो। 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 कॉलम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, क्या लगाओगे, LCM। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657 इज नथिंग बट द LCM ऑफ द LCM ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो LCM कैसे निकालोगे, वही तरीका भाई, 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करोगे, 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर से 3 का करो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, फिर से यहाँ पे 73 का ही होगा तो डायरेक्ट। ये तो हो गया इसका। अच्छा, 306 की हम बात करें, 306 की, वैसे तो हमने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 306 हमें दिखाई दिया था, तो इसी की हेल्प से हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी 153 और 51, 17 और भाई 17, ठीक है। तो ये हुआ आपका 306 बराबर हो गया आपका 2 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 17, और आपका 657 हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 73। और यहाँ पे इन दोनों का जो LCM आएगा वो होना चाहिए आपका, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73। इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर है ना, अभी बता देते हैं भाई कैलकुलेट करके, ये आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी आंसर मैच करने के लिए ये आपका आंसर आना चाहिए 22338 इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इफ इट इक्वल कंटेन्स कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव। देखो 144 कार्टन है कोक कैंस के और 90 कार्टन है पेप्सी कैंस के, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स बताने हैं जो कि एक स्टैक में हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ये सब चीजों के लिए मैंने बताया था HCF लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ले लो भाई HCF। तो 144 और 90 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 144 का क्या होगा, वैसे मुझे पता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से आपका हो जाएगा 72 बार, 2 से फिर से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, और 3 से 1 बार, सॉरी 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 2। ठीक है, और 90 का क्या हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, 2 से 45 बार, 2 से 3 से, सॉरी 3 से हो जाएगा 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन कॉमन चीजें हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा, 18 नंबर ऑफ कार्टन्स होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। 3 bells toll at intervals 9 to 15 minutes respectively if they start tolling together, after what time they will next toll together। तो 3 बेल जो है एक साथ
हमने शुरू की है। वो जो है ना बेल बजती है, पहली बेल जो है 9 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल 12 मिनट के गैप पे बजती है और तीसरी बेल जो है 15 मिनट के बाद बजती है। तो उन्होंने पूछा है कि वो अगली बार कब टोल करेगी, मतलब मिनिमम टाइम बताना है उनके नेक्स्ट टाइम टोल करने का। यही चीज तो हुई, मतलब जब मिनिमम लीस्ट पूछा हो तो एलसीएम, तो 9, 12 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 9 होता है आपका 3 × 3 और 12 होता है आपका 2 × 2 × 3 और 15 क्या होता है 3 × 5। एलसीएम इन तीनों क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 × 12, ये 36 पंजे 180। थैंक यू भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की हमने और किए भी, और मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कराया जाए, और कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लैपटॉप को रिपेयर वगैरह कराने की कोशिश की जा रही है। अगर रिपेयर हो जाता है तो वीडियो रेगुलरली आएंगी, अगर नहीं होता है तो भी कोशिश करूंगा रेगुलरली ही आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।